किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रहा है तू? तू तू यहाँ कैसे? कल तेरी बारात दरवाजे पर खड़ी होगी, क्या जवाब देगा घर वालों को? वो सब बाद में देखेंगे, पहले अपने दोस्त को ढूंढेंगे। दोनों दोस्तों ने एक साथ उस गहरे अंधेरे पानी में छलांग लगा दी। वैसे भाभी, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इतने सारे पैसे लेकर कहीं भाग जाए? हमारी पत्नी तो ऐसी लगती है उसके सामने जैसे नौकरानी हो। बलवन, तुमने मेरे पति को मार डाला। अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना, अब घर चलते हैं, ठंड लगने लगी है। अरे यार, अभी से ठंड लग गई, अभी तो मजा आ रहा है। आज तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक मन नहीं भर जाता। तीनों दोस्त समर, नवीन और फैज गांव के उस पुराने तालाब में नहा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पानी की आवाज और उनकी हंसी। आज तुझे जाने नहीं देंगे जब तक हमारा दोनों का मन इस पानी में खेलने से भर नहीं जाता। तब तक तू भी यही हमारे साथ रहेगा। अभी नवीन इतना ही बोला था कि फैज को अचानक पानी के अंदर किसी की हल्की सी आहट महसूस हुई। तुमने सुना? उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने एक बार अपने दोस्तों की तरफ देखा, जो अब भी मस्ती में डूबे हुए थे। उन्हें उसकी बेचैनी दिखाई ही नहीं दी। और तभी अचानक किसी अनजान अदृश्य शक्ति ने फेस को पानी के अंदर खींच लिया। अरे ये क्या हुआ? पानी में तेज शोर गूंज उठा। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब सिर्फ फेस के बाल पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे थे, जो अगले ही पल गहराई में गायब हो गए। अरे ये फेज कहाँ गया? फेज, कहाँ हो तुम? मजाक मत कर, बाहर आ जाओ प्लीज। यार ये मजाक नहीं है। दोनों इधर उधर देखने लगे। अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो, मैं जानता हूं तुम हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब और ना सताओ, बाहर आ जाओ। जान हलक में अटक गई है। लेकिन उस सन्नाटे में उनकी आवाजें बस पानी की गहराई में खोती चली गई, क्योंकि इस बार वो सच में मजाक नहीं था। नवीन के बोलने का अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि फेज अब कहीं नहीं था। नवीन और समर ऐसे खड़े थे जैसे उनकी पूरी दुनिया उसी पानी में डूब गई हो। समर, हिम्मत से काम लो। इस पानी में कब तक खड़े रहेंगे हम? हमें बाहर निकलकर किसी से मदद लेनी होगी। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था और उसी के साथ यहाँ से जाऊंगा। जब तक वो लौट कर नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। समर के सिर पर जैसे पागलपन सवार हो चुका था। उसकी आंखों में डर कम और जिद ज्यादा थी। नवीन ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह समर को पकड़कर पानी से बाहर खींच लाया। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तालाब के अंदर गायब हो गया है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। नवीन की बात सुनकर समर जैसे गहरी सोच से बाहर आया, जैसे उसे पहली बार अपने दोस्त तक पहुंचने का कोई सुराग मिला हो। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रहा है तू?
तांत्रिक, तूने सोच भी कैसे लिया कि हम उस तांत्रिक की मदद लेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तेरे पास? नहीं, पर उसको लेकर ही अब घर जाएंगे। उससे पहले नहीं। चल, अभी तांत्रिक के पास चलते हैं, इससे पहले कि गांव में ये बात फैल जाए। दोनों वहां से निकल पड़े, लेकिन रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रास्ते में समर के पिता बलवंत उनसे टकरा गए। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें पता भी है क्या बोल कर निकले थे घर से? पिताजी, याद है मैंने कहा था कल मेरा विवाह है। आज दोस्तों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ, तो आखिरी शाम मना ली ना। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, फेस को मैं ढूंढ के लाऊंगा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। अंकल, हम बस, कोई कहीं नहीं जाएगा। समर, तू मेरे साथ चल, और नवीन, तुम भी अपने घर जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। बलवंत समर को जबरदस्ती घर ले गया, और समर कुछ भी नहीं कर पाया। नवीन वहीं खड़ा रह गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसकी नजर बस उस रास्ते पर थी जहां से समर जा रहा था। नवीन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बार बार उसी तालाब की ओर खिंच रहा था। वो वापस उसी तालाब के किनारे आकर बैठ गया जहां से फेज गायब हुआ था। अब मैं अकेला क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपने दोस्त को ढूंढ कर ले आऊंगा, या खुद भी खत्म हो जाऊंगा। वो जैसे ही पानी में कूदने वाला था, नवीन ने पीछे मुड़कर देखा। समर उसके सामने खड़ा था। तू यहां कैसे? कल तेरी बारात दरवाजे पर खड़ी होगी, क्या जवाब देगा घर वालों को? वो सब बाद में देखेंगे, पहले अपने दोस्त को ढूंढेंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे चांद की बाजी। और अगले ही पल दोनों दोस्तों ने एक साथ उस गहरे अंधेरे पानी में छलांग लगा दी। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती है। पानी की गहराई अब उनकी सांसों पर भारी पड़ने लगी थी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, और हर पल मौत और करीब महसूस हो रही थी। अब हम बच नहीं पाएंगे नवीन। शायद यही हमारी आखिरी सांस है। मरना ही तो था, विवाह कर लेता। तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती ना, विवाह करने की। तभी एक तेज रोशनी चमकती रोशनी के अंदर एक टूटी फूटी सड़ी हुई डरावनी सी झोपड़ी खड़ी थी, जिसके चारों तरफ अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ये क्या? पानी के अंदर ये कैसी दुनिया है? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कोई कुंडलोक है? इसका मतलब हमारा फेज जिंदा है और शायद इसी झोपड़ी के अंदर है। चलो जल्दी अंदर जाकर देखते हैं। दोनों बिना कुछ सोचे तेजी से उस झोपड़ी की तरफ बढ़े और अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और सन्नाटा और भी गहरा। वहां जाकर देखा एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था, धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। ओह, तो तुम लोग फेस को ढूंढने आए हो ना?
धरती लोक से। हाँ, पर आपको कैसे पता? और आप कौन हो? क्या आपको पता है हमारा दोस्त कहाँ है? वो यही है ना? सब पता है मुझे। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। मेरे साथ आओ। उन्हें क्या पता था जिसे वो रास्ता समझ रहे हैं वो दरअसल एक जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद कोई वापस नहीं आता। अंदर जाते ही नकाबधारी दोनों को एक संकरे बंद कक्ष में ले गया और बिना कुछ कहे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही पूरा कक्ष ऐसे अंधेरे में डूब गया जैसे वहां कभी रोशनी थी ही नहीं। जैसे हर कोना, हर दीवार अंधेरे को ही निगल चुकी हो। कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहां से। तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारे दोस्त फेज को कहाँ रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, कोई तो बताओ। बचाओ, कोई है? हमें बाहर निकालो। उनकी चीखें उस अंधेरे में गूंजती रहीं, पर नकाबदारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अंधेरा इतना गहरा था कि समर नवीन को और नवीन समर को देख भी नहीं पा रहा था। नवीन, हिम्मत रख। हमारा मकसद साफ है। हम अपने दोस्त को बचाने आए हैं। हम इनसे हार नहीं सकते। मेरा दम घुट रहा है समर। मुझे सांस नहीं आ रही। इतना कहते ही नवीन का शरीर लड़खड़ाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नवीन, नवीन, कुछ नहीं होगा तुझे। हिम्मत रख, मैं आ रहा हूं। समर अंधेरे में हाथ टटोलता हुआ धीरे धीरे नवीन तक पहुंचा और उसके सिर को सहलाने लगा। समर ने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, पर हर कोशिश नाकाम रही। बाहर आओ, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। नकाबधारी ने कोई जवाब नहीं दिया। समर ने नवीन को सहारा दिया और दोनों लड़खड़ाते हुए उस अंधेरे कक्ष से बाहर आए। बाहर रोशनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इतनी कि उनकी आंखें चौंधिया जाए। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें पूरी खोली, उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके सामने एक ऊंचे सिंहासन पर नवीन, ये कैसे हो सकता है? फेज देखना, हमारा दोस्त मिल गया। यहां हमारा हाल भूख और अंधेरे से खराब हो गया और तुम यहां आराम से बैठे हुए हो। अरे कैसे दोस्त हो तुम? देखने भी नहीं आए। मेरा घर पसंद नहीं आया। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। यही तो रहता हूं मैं पिछले 25 वर्षों से। मजाक करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी घर चलते हैं। सब परेशान हो रहे होंगे। और तुम तो जानते ही हो, आज समर का विवाह है। देरी हो गई तो बारात वापस चली जाएगी। फिर कभी उसका विवाह नहीं हो पाएगा। गांव वालों को जानते हो ना, कैसे कैसे लोग हैं। पंचायत बिठा लेंगे वो लोग। समर और नवीन की बातों का फेज पर कोई असर नहीं पड़ा। नवीन को गुस्सा आ गया। वो समर को वही छोड़ फेज के पास गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, फेज, बहुत हो गया मजाक। चल गांव चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या जवाब दूंगा बाकी के लोगों को? जैसे ही नवीन ने फेज का हाथ पकड़ा, फेज ने उसे जोर से धक्का दिया और नवीन दूर जाकर गिर पड़ा। तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहां तक चले आए। अरे मूर्खों, इतना भी नहीं समझ पाए? ये मेरी एक चाल थी तुमको यहां लाने की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुम इतनी बदल कैसे गए? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। मेरा सच जानना चाहते हो ना?
तो सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था और तुम यहां तक आ सको इसलिए मैंने दोस्ती का नाटक किया, ताकि समय आने पर तुमको यहां कैद कर सकूं। मूर्खता की भी हद होती है। 2 साल से मेरे साथ थे, कभी ये तक नहीं पूछा कि मेरा परिवार कहां है, मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आता। अब हम सच्चाई जानना चाहते हैं। बताओ, क्या रहस्य है तुम्हारा? ये बात 25 वर्ष पहले की है। मां कहां हो आप? देखो ना, बाहर कोई आपको बुला रहा है। अरे बेटा, कौन है? अंदर बुला लो। वो हमारा पड़ोसी है ना, उनके यहाँ कल विवाह है, वो लोग आए हैं। अच्छा, तो बस विवाह का न्योता देने आए होंगे। नहीं माँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं देखती हूँ। सावित्री उठकर बाहर चली गई। दरवाजे पर मोहनदास खड़े थे। आपको तो पता ही है, परसों मेरे बहन का विवाह था, परंतु अचानक लड़का बीमार पड़ गया और मर गया। हे ईश्वर, ये कैसे हो गया? बीमारी, जिंदगी और मौत, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है बहन जी। अब गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि विवाह में सुख नहीं लिखा था, इसीलिए लड़का मर गया। हम कई घरों में रिश्ता लेकर गए, पर कोई भी तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। क्या बात है? साफ साफ कहो। क्या आप अपने बेटे का विवाह मेरे बहन से करेंगी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं आपको जानता हूं, आप पुरानी बातों को नहीं मानती। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप मना भी कर सकती हैं। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। और उसी फैसले ने एक ऐसी कहानी की नींव रख दी जो आगे चलकर खून, बदला और डर में बदलने वाली थी। और इस तरह दोनों का विवाह हो गया। 4 साल बीत गए। एक दिन रेवती अपने घर में बैठी फैज की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी फैज का दोस्त बलवंत वहां आया। अरे भाभी, आप अपने घर का रास्ता भूल रही हैं क्या? बिल्कुल सामने घर है और कभी घर भी नहीं जाती हैं। आपकी माँ बोल रही थी एक दिन मेरी पत्नी से। हाँ, वैसे एक बात तो है, आपकी किस्मत बदल गई है। इतने बड़े घर की बहू बन गई। आपके यहाँ तो अनाज भी 6 महीने का 12 महीने खाना पड़ता था। रेवती को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भाभी, आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि इतने सारे पैसे लेकर कहीं भाग जाए? अरे ये मेरे पति हैं, मैं उनके पैसे लेकर कहाँ भागूं? उनका जो है वो मेरा अपना ही है, मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। बाबूजी भी जब से गए हैं तब से सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई है। बलवंत वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में जलन की आग और भी भड़क चुकी थी। बलवंत वहां से चला गया और घर आकर अपने छोटे भाई सोहम से सारी बात कही। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो आप। अरे सोचा था कि रेवती से विवाह करूंगा, पर रेवती की बाप ने सही जगह हाथ मार लिया। समय से पहले ही फैज से उसका विवाह कर दिया। हमारी पत्नी तो ऐसी लगती है उसके सामने जैसे नौकरानी हो। अरे भाई देखो, जिसके पास जैसा धन वैसी तकदीर। अब जितना हमारा काम है ऐसी हमें पत्नी मिल गई। और वैसे भी माँ मेरा विवाह करने को बोलती थी रेवती से। अरे देख, तेरा ब्याह करने का माँ बोलती थी, बड़ा मैं था। इसीलिए विवाह के बारे में कि रेवती से मेरा विवाह हो जाए मैं ही सोचता था। मैंने ही सपने पाल के बैठे थे। क्या कहूं मैं।
बलवंत अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की ओर चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पाया। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। वो चलते चलते घर के बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया। ये नफरत की आग इतनी जल क्यों रही है मेरे मन में? ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर डालूं। अरे जिस लड़की को पसंद किया उसी का विवाह बिल्कुल घर के सामने हो गया। दूर होता तो उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता। आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के बाहों में, किसी और के साथ। तभी उसकी नजर फैज पर पड़ी, जो बड़े सुकून से घर की ओर जा रहा था। ये होता है सुकून। हाँ, जब पैसा और पत्नी दोनों अच्छे हो तो मर्द के चेहरे पर सुकून उभर ही आता है। ससुरा, ये सुकून तो हमें कभी नसीब नहीं होगा। घर जाओ तो हमारी पत्नी की शक्ल कुछ तो बुरी है ही और कुछ वो बुरी बना लेती है मुझे देख के। अब इंसान करे तो करें क्या? इंसान अपना दुख तो सह ले, पर ससुरा इस फैज का सुख सहा नहीं जाता मुझसे। वो अपनी जगह से उठा और उसने फैज के सिर पर एक ईंट से वार किया, जिससे फैज एक बार में ही गिर गया। बलवंत का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसने फैज के सिर पर कई बार ईंट से वार किया और फैज मर गया। उधर रेवती अपने घर के द्वार पर खड़ी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज इतना समय हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था फैज जी को। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो तो कहीं रास्ते में रुकते भी नहीं हैं। एक बार देख के आती हूँ गांव के बाहर। जब तक आएंगे नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। रेवती का दिल अब पूरी तरह से बेचैन था। वो घर से निकलकर गांव की गलियों से होती हुई गुजरने लगी। उधर बलवंत फैज के पास खड़ा सोच रहा था। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो ससुरा मर गया। अब मैं क्या करूंगा? अरे छोड़ो इसको, भागो। वो उसको छोड़कर भागने लगा। तभी रेवती भागते हुए आई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला। अरे ससुरा, फैज तो मारा गया। रेवती ने भी देख लिया। अब तो ये मुझे सजा दिला कर रहेगी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको खो नहीं सकती। आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा सुहाग उजड़ नहीं सकता। उठिए, उठिए, उठिए। हाँ, अभी ये जब तक अपने विलाप में है तब तक तो ठीक है। जब ये होश में आएगी तो मुझे सजा जरूर दिलाएगी। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? वो भागकर सोहम के घर आया। हाँ सोहम, अरे सोहम दरवाजा खोल। अरे सोहम दरवाजा खोल। अरे कौन है इतनी रात को? अरे दरवाजा खोल जल्दी से, आवाज मत कर, जल्दी आ। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने फैज का खून कर दिया। क्या? क्यों? ये आपने क्यों किया भाई? समय नहीं है मेरे पास। जल्दी चल, इससे पहले कि सुबह हो जाए और लोग जाग जाएं। मेरे साथ चल। क्या बात करते हो भैया? एक खून के ऊपर से एक और खून? आसान है क्या ये सब? हलवा है क्या? आप कर सकते हो, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। दिमाग खराब है क्या?
अरे तो क्या अपने भाई को मरने देगा तू? खून के रिश्ते अब सफेद हो गए क्या? क्या बात करता है तू रे? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। अब जैसा आप बोलो वही करेंगे। आपको बचाने के लिए तो कुछ भी करूंगा। दोनों चलते हुए फैज और रेवती के पास आए। रेवती उनको देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे पति का क्या कसूर था, मुझे ये तो बता दे। कसूर कुछ नहीं था, बस मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूं रेवती। आज भी गुस्सा सर पर चढ़ गया और उसमें तुम्हारा पति मर गया। सच कहता हूं रेवती, उसको मारना नहीं चाहता था, परंतु जब गुस्से में होता हूं ना, मैं आपा खो देता हूं। राजा के पास जाऊंगी, अपने पति के लिए इंसाफ मांगूंगी। देखो, तुम वहां नहीं जा सकती हो। इतना बोलते ही बलवंत ने फैज के बाद रेवती को भी ईंट से मारना शुरू कर दिया। रेवती पहले ही अपने पति की हालत देखकर टूट चुकी थी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें भी थम गई। बलवंत और सोहम ने दोनों लाशों को घसीटा और अंधेरी रात में तालाब के किनारे ले जाकर उन्हें पानी में फेंक दिया। पानी बहता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई, लोग अपने काम में लग गए, लेकिन उस नदी में कुछ बदल चुका था। फैज और रेवती दोनों मर चुके थे, पर उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तुम लोग से दोस्ती की ताकि तुम्हारे दोनों के पिता को वो दर्द दे सकूं जो उसने मुझे दिया था। संतान का दुख सबसे बढ़कर होता है। तुम दोनों को मैं यहां इसीलिए लाया ताकि तुम भी वो सह सको जो मैंने 25 साल सहा। पिताजी ने ये सब किया। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। सोहम मेरे पिताजी, अब हम इससे आगे क्या कहें? तुम चाहो तो हमें अभी मार सकती हो, परंतु क्या पिताजी को एहसास भी है जो उन्होंने रेवती और उसके पति फैज के साथ किया है? मुझे नहीं लगता उन्हें एहसास भी होगा। वहीं बलवंत तालाब के किनारे खड़ा हुआ था। अघोरी उनके साथ था। तुम दोनों के बेटे आए थे मेरे पास। वो इस दुनिया में जाना चाहते थे। मैंने मना भी किया, परंतु वो नहीं माने। मेरे द्वार पे बारात खड़ी हुई है। मेरे बेटे की जिंदगी इस दुनिया में चली गई। जो मैंने 25 वर्ष पहले रेवती और फैज के साथ किया, वो आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? भैया, अब गलती की है तो सुधारना तो पड़ेगा। अघोरी ने सारी बात बलवंत को बता दी। अब मुझे अपने बेटे को बचाना है। मुझे उस कुंड लोक में जाना होगा। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। रेवती से माफी मांग लूंगा। वो बहुत अच्छी है, उसका दिल बड़ा है, वो मुझे माफ कर देगी। दोनों कुछ ही देर में कुंडलोक पहुंचे और रेवती के पैरों में गिर गए। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई थी। जो हमने किया वो जानबूझ के नहीं किया। फैज और तुम्हारे साथ जो हुआ। बलवंत को अपने पांव में झुका देख रेवती को वो 25 वर्ष याद आ गए। एक एक पल कैसे जिए थे उसने। दोनों गहरी सोच में थे। तभी बलवंत ने रेवती के पैरों को खींचकर उसे गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर बोला, अरे तुझे क्या लगा मैं तेरे पाँव में बैठ के भीख मांगूंगा? बलवंत गुस्से में पागल हो चुका था। उसने झपट कर रेवती के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रेवती को खींचा, अचानक उसका शरीर ठंडा पड़ गया। रेवती धीरे धीरे उठी, पर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसके बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई। चेहरा डरावना और खून से भीगा हुआ।
मैं जिंदा नहीं हूं बलवंत, अब मैं तेरी सजा हूं। इतना सुनते ही पीछे खड़ा फैज भी धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरे पर गुस्सा। जिसे तूने मारा था वो आज तेरा हिसाब लेने आया है। बलवंत के हाथ कांपने लगे, वो पीछे हटने लगा। दोनों अब इंसान नहीं, अधूरी आत्माएं थे। बलवंत और समर डर के मारे पीछे हटने लगे, पर तभी तालाब का पानी उफरने लगा। पानी से निकले काले हाथों ने दोनों को जकड़ लिया। चीखते हुए, तड़पते हुए उन्हें उसी गहराई में खींच लिया जहां उन्होंने दूसरों को फेंका था। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। रेवती और फैज ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सुकून था। पास में खड़े नवीन और उसका दोस्त कांप रहे थे। रेवती उनके पास आई। तुम निर्दोष हो। अगले ही पल दोनों को उठाकर नदी के किनारे सुरक्षित छोड़ दिया गया। सुबह जब नवीन की आंख खुली तो सामने सिर्फ बहता पानी था और पीछे गहराई में कहीं दो अधूरी आत्माएं आखिरकार अपना बदला लेकर शांत हो चुकी थी।